श्री दयाशंकर सिंह जी, श्री दयाशंकर सिंह। के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग आजाद भारत में 2047 के विजन के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में 24 घंटा इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। देश की आजादी के लिए दूसरी लड़ाई नहीं होने वाली है और हम सबको इस देश को विकसित करने में आज चर्चा में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत सारे अभी साथियों ने कहा कि 2027 की चर्चा की जाए। 2047 की चर्चा क्यों हो रही है? हम लोग सौभाग्यशाली हैं लाखों लोगों में से कि हम लोगों को 2047 के विकसित भारत और विकसित भारत में उत्तर प्रदेश का योगदान पर चर्चा करने का अवसर मिला है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि तेरा वैभव अमर है मां, हम दिन चार रहे या न रहे। 2047 में हम लोग रहे या न रहे, लेकिन आज जो हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं वो आने वाली पीढ़ी इसको याद रखेगी। इसलिए दलगत भावना से ऊपर उठ करके ये अवसर माननीय योगी आदित्यनाथ जी हम सबको दिए हैं, इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। हम लोग कुछ समय के लिए ये सोच ले कि हम लोग किसी दल के नहीं हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश के जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और हम लोग उस उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं। और योगदान छोटे छोटे रूप में भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा ही योगदान हो। आज बिजली की समस्या पर बहुत चर्चा हो रही। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हम लोग अपने घरों से निकलते हैं तो क्या अपने एसी को बंद करते हैं, क्या हम अपने बल्ब को बंद करते हैं, या हमारा जो ड्राइवर है वो जो है गाड़ी चलाता है तो डीजल चालू कंडीशन में वो सोता रहता है, डीजल का किस तरह से दुरुपयोग करता है। यदि हम लोग थोड़े थोड़े यदि हम लोग कम कर दे तो देश के लिए, उस उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा काम हो सकता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मैं परिवहन मंत्री हूं, हमारे यहाँ WT का एक बहुत बड़ा वो चलता है। मैंने सोचा कि मेरे 14,000 बसें हैं और यदि एक व्यक्ति एक दिन एक WT करता है तो 1 करोड़ 40 लाख रुपया मेरा जो है वो कम करता है। यदि मैं एक WT रोक लूं तो यदि एक दिन में 1 करोड़ 40 लाख रोक लूंगा तो 30 दिन में 45 करोड़ हो जाएगा और साल भर में वो 600 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। और मैं आज इसलिए कहना चाहता हूं कि आज मैं परिवहन विभाग को फायदे में लाने के लिए मैं थोड़ी छोटी छोटी लीकेज को रोका तो आज मैं परिवहन विभाग को फायदे में किया और 1165 लोगों को जो मृतक आश्रित थे, जो 2016 से लेकर के आज तक उनकी नियुक्ति नहीं हुई थी, ऐसे मैंने 1165 मृतक आश्रितों को नियुक्ति देने का भी काम किया। क्योंकि आप वो जानते हैं कि शासनादेश है 11 जुलाई 2003 का कि कोई भी निगम यदि फायदे में नहीं रहेगा तो वहां पर नियुक्ति नहीं की जाएगी। और कैबिनेट ने हम लोग को अनुमति दिया जो मैं फायदे में आ गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग भी अपने छोटे छोटे कार्यों से आज हमारे परिवहन निगम में बहुत सारे अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। आज हम लोग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आज घर बैठे लाइसेंस बनाने का काम कर रहे हैं। 2 साल से ऊपर हो गया कि लर्निंग लाइसेंस आप घर बैठ करके बना सकते हैं, लोगों का समय भी बचता है और भ्रष्टाचार दूर होने में भी हम सबको मिलता है। पहले परमिट के लिए कितनी बड़ी दिक्कत होती थी, आज अभी रात के आप निकलिए और अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से आप परमिट मांगिए तो हमारे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम आपको उस मोबाइल और लैपटॉप में परमिट दे देता है। पहले परमिट के लिए लाइन लगती थी, आज इस तरह की स्थिति नहीं है। हम लोग BLDT का प्रयोग कर रहे हैं, सभी गाड़ियों में हम लोग BLDT का जो है GPS लगा रहे हैं कि गाड़ियों का पता चले, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी हो या सरकारी गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी चोरी हो जाती है या
कोई दुरुपयोग होता है उसको दुरुपयोग रोकने के लिए हम लोग BLDT का प्रयोग कर रहे हैं। स्क्रैप पॉलिसी में आज परिवहन विभाग पूरे देश में नंबर 1 है। 81 जो है हमने स्क्रैप सेंटर उत्तर प्रदेश में खोला। 300 करोड़ रुपया माननीय नितिन गडकरी जी ने उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग को पुरस्कार के रूप में दिया। आज ड्राइविंग लाइसेंस में भी हम लोग लर्निंग लाइसेंस 100% हम लोग ऑनलाइन कर दिए हैं और एक लाइसेंस भी हमारे विभाग नहीं बनाता है। कभी कभी अखबारों में पढ़ता हूं कि लर्निंग लाइसेंस में भ्रष्टाचार। मैं पूछता हूं कि भाई एक लाइसेंस बनाने का इजाजत नहीं हमारे विभाग में, तो कहां से भ्रष्टाचार होगा। हम ड्राइविंग लाइसेंस को भी प्राइवेट पार्टनर के साथ हर जिले में 2-2, 3-3 जो ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं। पहले हवाई अड्डे में जो सिमुलेटर का प्रयोग होता था, अब जो हमारे उत्तर प्रदेश के ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए भी सिमुलेटर का प्रयोग होने जा रहा है। हम जो टेस्टिंग सेंटर, फिटनेस सेंटर प्राइवेट को साथ मिलकर के हर जनपद में 3-3 जो है फिटनेस सेंटर खोल रहे हैं। 2,500 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट केवल फिटनेस सेंटर के द्वारा हमको प्राप्त हुआ है। आज उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग बदल रहा है। मेरी जो बसें हैं, आप लोग पहले कहते थे खटारा बसें चल रही हैं, आज पूरे देश में मैं कहता हूं कि नंबर 2 पर मैं हूं। हमसे ज्यादा केवल औसत आयु बसों की केवल महाराष्ट्र की है। 5.5 वर्ष केवल हमारे बसों की औसत आयु है और 6 महीने के अंदर पूरे देश में नंबर 1 मैं हूंगा, उस पर भी बसों में भी। जब मैं मंत्री बना था तो 8,500 बसें थी मेरे पास उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की, और आज मैं 9,000 से ज्यादा नई बसें खरीद चुका हूं और अभी 3,000 बसें हमारी ऑर्डर है। अभी इलेक्ट्रिक बसें केवल जो है 15 शहरों में चलती थी। अब हम 2 सिटियों को जोड़ने के लिए भी अटल बिहारी वाजपेयी इंटरसिटी बस भी चलाने जा रहे हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी योगी आदित्यनाथ जी ने हम लोग को बजट में पैसा दिया है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब इलेक्ट्रिक बसें भी चलेंगी। अभी आपने देखा होगा कुंभ के समय में शटल सेवा पूरे निःशुल्क 2 महीना हम लोगों ने चलाया। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के समय 2 महीने तक 300 बसें निःशुल्क चली। अभी हमारी माताएं बहनों को अभी रक्षाबंधन हुआ, पिछले बार 2 दिन का छूट दिए थे हम लोग, उसके पहले 1 दिन का। इस बार जोगी जी ने कहा कि 3 दिन की छूट। 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 8 तारीख के सुबह 6 बजे से 10 तारीख के रात के 12 बजे तक की छूट मिली। और हमारी माताएं बहनों अकेले नहीं, अपने पति और अपने भाई और एक अपने परिवार के साथ निःशुल्क 75 लाख लोगों को 3 दिन के अंदर 75 लाख लोगों को हम लोगों ने यात्रा कराई निःशुल्क। ये इसलिए हो पाया कि छोटी छोटी चीजों को रोक करके आज परिवहन विभाग को हम लोगों ने फायदा पहुंचाया। चलिए, बहुत धन्यवाद मंत्री जी, धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद। इसी तरह मैं चाहता हूं कि परिवहन विभाग का विजन 2047 में ऐसा हो कि उस समय, अभी देखिए बस 1 मिनट लेंगे, अभी जैसे जाम की समस्या है, प्रदूषण की समस्या है, सड़क दुर्घटना की समस्या है, 2047 में जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ऐसी अब बसें और कार चलेगी कि वो सड़क पर भी चलेगी और हवा में भी उड़ेगी और पानी में भी चलेगी। इस तरह की मोटरसाइकिल बसें अभी आप देखिए दिल्ली के अंदर जो हमारे NCR है, वहां पर हम डीजल बसें नहीं चला पा रहे, वहां पर इलेक्ट्रिक और CNG बसें चल रही है। और AI के माध्यम से आप अभी हम लोग चलान करते हैं तो भी कैमरे से चलान करते हैं, आने वाले दिनों में चलान ही नहीं करेंगे। चलान के बाद आपने कौन सी गलती की वो भी आपको बताने का काम करेंगे और वहीं से आपका जो है शुल्क काट करके आपको उसे मुक्त भी करने का काम करेंगे। और हम लोगों ने अभी 22 से लेकर के 17 से लेकर के 22 तक 8,53,000 चालान को भी निःशुल्क जीरो करने का काम किए। और दिल्ली का हमारे बहुत भाई है नोएडा के भी है। आप पहले दिल्ली से नोएडा आते थे तो आप देखते थे कि जो है गाड़ियां जो टैक्सी होती थी तो रोक ली जाती थी। आज हम लोगों ने टैक्स फ्री कर दिया कि कोई भी दिल्ली का या हरियाणा का कोई व्यक्ति हमारे NCR क्षेत्र में आएगा तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आज कोई गाड़ी नहीं रोकी जाती। आज वही परिवहन विभाग आज कितना परिवर्तन लाने का काम किया है और आने वाले दिनों में आप जब देखेंगे तो इस तरह से हम ये चाहते हैं कि सभी लोग थोड़े थोड़े करके अपने अपने क्षेत्रों में थोड़े थोड़े
इस देश के लिए कुछ करना सीख लेंगे, उस दिन हम लोग 2047 दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश कोई होगा तो भारत होगा। भारत में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा ऐसा प्रदेश होगा जो भारत को विकसित करने में सबसे बड़ा योगदान देगा, तो उत्तर प्रदेश देगा। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि मोदी और योगी दोबारा पैदा इस सदी में नहीं होंगे। योगी जी के 6 भाई हैं, मैं पूरे सदन से यदि कहूं 6 भाइयों का नाम बता दो तो आप नहीं बता पाओगे। आप दर्जनों अपने घर में नेतृत्व रखने का काम आप करते हैं। योगी जी मुख्यमंत्री बनने से पहले एक ऐसे मटके मठाधीश चाहते तो अपने परिवार को समृद्ध कर सकते थे, लेकिन पिता के मृत्यु के बाद भी उत्तर प्रदेश के लोगों को कोरोना में कैसे, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद श्री अशोक कोरी जी, और वो नहीं गए। श्री अशोक कोरी जी और योगी के विजन को स्वीकार करिए और भारत को विकसित करिए। अशोक कोरी जी नहीं है, बोलिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश, इस संकल्प को लेकर के सरकार जो आई है, इस पर बोलने के लिए मुझे जो आपने सुअवसर दिया है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। अशोक जी, मेरा आग्रह है कि सभी माननीय विधायक अपना 3 से 4 मिनट में समाप्त करेंगे और माननीय मंत्री जी लोग वो अपना 5 मिनट के अंदर अपनी बात समाप्त करेंगे। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से। 5 मिनट। नहीं, अब सब कुछ सब लोग तय कर देंगे तो यहां से क्या तय होगा? नहीं, उसको चलने दीजिए। 10 का 15 हो जा रहा है, ऐसे चलेगा नहीं सब लोग। चलिए बोलिए अशोक जी। माननीय महोदय, किसी भी देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने के लिए सबसे ज्यादा जो आवश्यकता होती है वह है वहां की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय रूप से संतुलित विकास का होना। भारत और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो हमारा विजनरी स्टेटमेंट हो सकता है मेरे अनुरूप, कि उत्तर प्रदेश भारत का औद्योगिक, कृषि, सांस्कृतिक और नवाचार का अग्रणी केंद्र, जहां प्रत्येक नागरिक को समान अवसर, गुणवत्तापूर्ण जीवन और सुरक्षित भविष्य मिले, जिसके लिए आदरणीय योगी जी ने 2047 तक उत्तर प्रदेश को विकसित करने के लिए जो लक्ष्य रखा है, जिसको हम लोग पाना चाहते हैं, जिसके आधार पर हम लोग उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश की श्रेणी में लाना चाहते हैं। मेरे हिसाब से कि ऐसे में प्रदेश का आर्थिक और औद्योगिकीकरण का जो विकास है उसको समृद्ध होना, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाना, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, MSME, हैंडीक्राफ्ट एंड वैश्विक ब्रांड बनाना, स्टार्टअप और इनोवेशन के हब स्थापित करना। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती उत्तरोत्तर बढ़ रही है और साथ ही हमें लगता है कि जिस तरह से माननीय योगी जी की सरकार और माननीय मोदी जी की केंद्र की सरकार लगातार विकास के पथ पर निरंतर बढ़ रही है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, उसके साथ ही साथ एक वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी सरकार बना करके दे रही है। हम सब निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि विकसित राष्ट्र बनने की ओर हमारा देश और प्रदेश अग्रसर है। आदरणीय महोदय, किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में या किसी भी क्षेत्र का विकास वहां के किसानों के बिना नहीं हो सकता। आदरणीय मोदी जी ने कहा कि हम अपने गांव के किसान की आमदनी को दुगने से भी अधिक करने का लक्ष्य लेकर चलते हैं। किसान की आय को दोगुना करना, हाई वैल्यू क्रॉप्स, ऑर्गेनिक खेती, फूड प्रोसेसिंग, सिंचाई में 100% कवरेज, स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स की सप्लाई चेन, ये सारी चीजें सरकार ने जो लाई हैं, ये सब भी विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए एक द्योतक का काम कर रही है। आदरणीय महोदय, विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश बिना शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के पूरा नहीं हो सकता, इसका सपना हम नहीं दे सकते, लेकिन हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि प्राथमिक से उच्च शिक्षा, NEP 2000 पूर्ण का पूरी तरह से क्रियान्वयन, AI, रोबोटिक्स, ग्रीन टेक्नोलॉजी में स्किल हब, हर जिले में कौशल विश्वविद्यालय और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जो आज आए हैं,
इससे हम सब जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से हम लोग निकल करके आए हैं और जिस परिवेश में पढ़ करके आए हैं, आज सरकार ने ऐसे प्लेटफॉर्म हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी नई जनरेशन को दिए हैं जिसके आधार पर हम एक विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं, विकसित प्रदेश की ओर बढ़ रहे हैं। महोदय, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा में प्रत्येक जिले में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, टेलीमेडिसिन, हेल्थ स्टार्टअप, महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण मिशन, वृद्धजनों और दिव्यांगों के लिए सामाजिक सुरक्षा नेट, पर्यटन संस्कृति में विरासत का संरक्षण, अयोध्या, काशी, मथुरा को ग्लोबल धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाना, बुद्धा सर्किट, हेरिटेज सिटी, रिवर टूरिज्म, फिल्म सिटी, केंद्र कला और सांस्कृतिक उत्सव जैसे काम किए जा रहे हैं। महोदय, शहरी और बुनियादी ढांचे के विकास में हम सभी शहरों में स्मार्ट सिटी की सुविधाएं ला रहे हैं। मेट्रो, रैपिड रेल, ईवी आधारित पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसा अभी माननीय जयशंकर जी हमारे भाई साहब बता रहे थे, ईवी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत तेजी से हम लोग ला रहे हैं। पर्यावरण और सतत विकास के लिए लगभग 33% का हरित आवरण अब तक हम लोग चेज कर चुके हैं। साथ ही नवीनीकरण ऊर्जा, जिसे हम लोग कहते हैं एडवांस सिस्टम, एडवांस एनर्जी सिस्टम, पोर्टेबल एनर्जी हो, यूरेनियम एनर्जी हो, और सोलर में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बायोगैस में काम कर रहे हैं, हाइड्रो में काम कर रहे हैं। साथ ही स्वच्छ गंगा और यमुना का मिशन, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल योजना, माननीय योगी जी ने कहा कि लगातार हम लोग 35 करोड़ से भी इस बार ज्यादा पौधे हम लोगों ने लगाए हैं। रणनीतिक रोड मैप जो 2025 तक हमारा इरादा है कि बुनियादी ढांचा और नीतिगत ढांचे का निर्माण करेंगे। 2030 तक हम इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर में दुगनी से ज्यादा वृद्धि करेंगे। 2040 तक सतत और नवाचार आधारित व्यवस्था को लेकर के आएंगे। 2047 तक विकसित उच्च मानव विकास सूचकांक वाला राज्य हम बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, एक मिनट भैया, सिर्फ एक समाप्त करिए। साथ ही साथ ई गवर्नेंस, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत आज उत्तर प्रदेश और देश का है, शासन और नीति में सुधार की। ई गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, करप्शन पे नियंत्रण करना, पीपीपी मॉडल पे हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं काम करने के लिए ताकि इसमें भ्रष्टाचार में कमी आए। निवेशकों को सिंगल विंडो सिस्टम देना, न्यायिक सुधार और विवाद को निपटान में तेजी करना। धन्यवाद। साथ ही सफलता के जो मापदंड हैं, प्रति व्यक्ति आय के मापदंड हैं, अतुर रहमान है, कृषि उत्पादन है, औद्योगिक गुणवत्ता है। अतुर रहमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद। इतने टाइम में क्या बोल पाएंगे? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा क्यों कराई जा रही है। क्या आपका 2017-2022 का घोषणा पत्र पूरी तरह से लागू हो गया है? आपने ही तो कहा था कि 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आ जाएंगे, क्या पहुंच गए? आपने ही तो कहा था कि किसानों को बिजली फ्री देंगे, क्या मिल गई? अरे आपने ही तो कहा था भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। आज भ्रष्टाचार का आलम क्या है? थाने और तहसीलों का हाल ये है कि गरीब आदमी थाने और तहसील में जाते हुए डर रहा है, इतना भ्रष्टाचार है। आपने ही तो कहा था बेरोजगारी दूर करेंगे, यहाँ तक कि 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा करने वाली सरकार। आप बताओ आज बेरोजगारी का आलम क्या है? नौकरी के लिए अपने हाथों में कैसे कैसे उनके माँ बाप अपने बच्चों को अपना पेट काट काट कर पढ़ाते हैं, और जब वो पढ़ जाते हैं तो उसके बाद में डिग्रियां हाथ में लिए घूम रहे हैं, लेकिन नौकरी नाम की कोई चीज नहीं है। आपने सबका साथ सबका विकास की बात की थी। आज हालत ये है कि जाति और धर्म के आधार पर काम हो रहे हैं, जाति पूछ कर काम हो रहे हैं। आपने लॉ एंड ऑर्डर की भी बात की थी। आज पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन क्या है। ये लड़ाई इनकी खत्म करा दें। अरे भाई आपने चलिए राजेश जी, सौरभ जी, अपने किसानों की आमदनी दोगुनी। राजेश जी, राजेश चौधरी जी, मेरी आपसे गुजारिश है, राजेश चौधरी जी, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप किसानों की आमदनी दुगनी तो कर नहीं, राजेश चौधरी जी, जितनी उनकी थी उतनी ही लौटा दो। आज किसान बहुत परेशान है, किसान बहुत परेशान है, उसकी लागत भी वापस नहीं आ पा रही। अरे भैया ये क्या को, इसीलिए हम कह रहे हैं कि विजन डॉक्यूमेंट ये चर्चा मत कराओ। ये आपस में ही लड़ रहे हैं, विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर ही लड़ रहे हैं।
इन्हीं के लोग कह रहे हैं कि ये झूठा है। आपने किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कही। आपसे मेरी गुजारिश है कि किसानों की जितनी आमदनी होती थी उतनी ही वापस करा दो। आज तो उनकी लागत ही वापस नहीं हो पा रही। आपने गन्ने के भुगतान के 14 दिन का समय रखा था कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान करा देंगे। अकेली मेरी विधानसभा बहेड़ी की केसर चीनी मिल पर 172 करोड़ रुपए आज भी बकाया है और आपने कहा था कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान करा देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी विधानसभा क्षेत्र का किसान कितना दुखी है, अपनी बेटी की शादी नहीं करा पा रहा, कर्जे में डूबा हुआ है और अगर उन पर 10,000 कर्जा भी बैंक का हो जाए तो उठाकर उनको बंद कर दिया जाता है। लेकिन 172 करोड़ रुपए चीनी मिल पर बकाया है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अस्पतालों का हाल ये है कि सिर्फ रेफर करने का काम हो रहा है। अगर कोई पीएससी सीएससी में मरीज पहुंच जाए तो उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया जाता है और अगर जब वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाता है तो उनके दिल्ली और लखनऊ के लिए रेफर कर दिया जाता है। वहां स्टाफ नहीं है, दवाएं नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है अस्पतालों में। इसलिए साथियों, इसलिए माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे क्षेत्र में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 328 एकड़ में 328 एकड़ जमीन में मेगा फूड पार्क का निर्माण कराया था। सरकार जाने के बाद आज इतने पिछली सरकार गुजर गई, इस सरकार के भी लगभग 3.5 साल हो गए हैं, आज तक वो मेगा फूड पार्क चालू नहीं हो पाया है। उसमें सैकड़ों फैक्ट्रियां लगती, लोगों को रोजगार मिलता, लेकिन रोजगार की तरफ तो इस सरकार का ध्यान ही नहीं है। इसलिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरी विधानसभा क्षेत्र में ग्राम बहरपुरा दमकोदा नदी पर एक रपटा पुल अगर बन जाए तो बहुत अच्छा। मेरी विधानसभा क्षेत्र में ही खिरना अनुदुलपुर दमकोदा नदी पर ही रपटा पुल बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। मेरी विधानसभा क्षेत्र में बहेड़ी से भट्टी वाली गौटिया बहेड़ी बॉर्डर तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हो जाए। बहेड़ी नदेली मार्ग से नगर पंचायत फरीदपुर तक चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण हो जाए। मुझे ये चर्चा सिर्फ इसलिए कराई जा रही है, जहां तक मुझे लगता है, चलिए हो गया, चर्चा होने के बाद जिस तरह से 2017 में 2022 चलिए समाप्त करें, समाप्त करें। गुमराह करके उत्तर प्रदेश के लोगों को गुमराह किया था, उसी तरह से ये विजन डॉक्यूमेंट पे चर्चा कराकर फिर से उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहती है, लेकिन अब जनता गुमराह होने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर चल रही है।